हेलो एवरीवन। बैलेंस शीट एनालिसिस की इस सीरीज़ में अभी तक मैंने दो वीडियोस डाले हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में तो हमने बैलेंस शीट के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया था। बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरह से बनाई जाती है, इसमें क्या क्या हेड्स होते हैं, सब हेडिंग्स होती है, और हम अकाउंट्स को किस तरह से मैप करते हैं, ये हमने पहले वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, जैसे वर्किंग कैपिटल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे बैलेंस शीट की एनालिसिस में, कि आप एक कंपनी की बैलेंस शीट को देख के क्या क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, इसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो। तो हमने ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप फाइनेंस स्टूडेंट है, या आप इन्वेस्टर है, या आप एंटरप्रेन्योर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिए। ओके, तो हम समझते हैं कि बैलेंस शीट को देख के हम किस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं जिसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, या क्या चीज़ हम देख सकते हैं। तो जब भी शॉर्ट टर्म की बात आती है बैलेंस शीट में, जब भी शॉर्ट टर्म की बात आती है, तो हम देखते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को। ओके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये क्या होती है कि कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो फंड्स होते हैं, वो होता है वर्किंग कैपिटल। जो डे टू डे ऑपरेशन मतलब जो शॉर्ट टर्म में यूज आते हैं, तो उसके लिए हमने देखा था करंट असेट और करंट लायबिलिटी। सिमिलरली अगर आपको कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखनी है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, या शॉर्ट टर्म उसकी सॉल्वेंसी, तो आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी देखनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी सारी लायबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं कर सकती है। कंपनी की जो भी लायबिलिटीज जो है शॉर्ट टर्म में, वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती है, राइट। तो उससे पता चलता है कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, या कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है। जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, जरूरी नहीं कि कैश हो, उन आइटम्स को भी देखते हैं जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब करंट असेट वाले आइटम जो कैश में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एनालाइज करने के लिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एनालाइज करने के लिए, आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी को देखना होता है। ओके, तो करंट असेट और करंट लायबिलिटी देखने के लिए अब किस तरह से उसको हम एनालाइज करेंगे, तो उसके मल्टीपल रेशियोज या मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो हम वर्किंग कैपिटल देख सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है, किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो हमने देखा था करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो वर्किंग कैपिटल होती है। अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, इसका मतलब कंपनी में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं, राइट, टू कवर देयर डे टू डे ऑपरेशन। अगर नेगेटिव है तो इट्स अ प्रॉब्लम कि वो कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म में अपनी लायबिलिटीज पूरी नहीं कर पाएगी। एक तो वर्किंग कैपिटल से एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा होता है करंट रेशो। करंट रेशो करंट रेशो भी एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मतलब वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट रेशो होता है करंट असेट माइनस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये देख सकते हैं कंपनी के पास करंट असेट्स कितनी है कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। ओके, तो जनरली क्या होता है, इसका आइडियल रेशो होता है 2:1। इसका मतलब कंपनी में जितनी करंट लायबिलिटी है, उससे डबल उसके पास करंट असेट्स होनी चाहिए, ताकि इससे ये सिक्योर हो जाएगी कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को एडिक्वेटली पे कर पाएगी, उसके पास सफिशिएंट असेट है उन करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। या 2:1 है क्या, अगर 2:1 है तो इट्स गुड। मतलब 2:1 जस्ट आइडियल है। अब वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम होना चाहिए कि भाई करंट लायबिलिटी ज़्यादा है और करंट असेट कम है, तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये आइडियल है, ये एक रेंज में रह सकता है, तो दैट इज स्टिल ओके। एक और तरीका है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को देखने का, वो होता है क्विक रेशो। क्विक रेशो थोड़ा एक स्टेप और आगे है करंट रेशो से। ओके, तो उसमें क्या होता है, हम करंट असेट में से कुछ असेट रिमूव कर देते हैं। करंट असेट में कुछ असेट रिमूव कर देते हैं। हम क्या रिमूव कर देते हैं, इन्वेंट्री रिमूव कर देते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस रिमूव कर देते हैं, और फिर डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से। अब इनको रिमूव करने का एक लॉजिक है या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि जो इन्वेंट्री होती है, अगर आप नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में देखेंगे, तो इन्वेंट्री कैश में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती है। इन्वेंट्री को सबसे पहले आप बेचोगे, है ना, या प्रोसेस करके बेचोगे। बेचोगे तो उसके बाद कई बार आपके रिसीवेबल्स बनते हैं, डेटर्स, फिर डेटर्स से आपको कैश रिलाइज होता है। तो वो उसको डायरेक्टली कन्वर्टेबल ऐसे नहीं होती है इन नॉर्मल सेंस, तो इसलिए उसको रिमूव करते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस में आपको कुछ कैश नहीं मिलता है, राइट।
ऑल्दो वो आपकी एसेट है क्योंकि आपने सब कुछ एडवांस में पे कर रखा है ना, इसलिए उसको करंट एसेट में कंसिडर करते हैं, बट उससे आपको कुछ कैश रियलाइज होना नहीं है, राइट। तो इसलिए उसको रिमूव कर देते हैं। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, वो क्विक रेशो होता है। इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। तो इससे पता चलता है कि क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में कैश या लिक्विडिटी अवेलेबल है क्या, कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को, अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकती है। तो डिफरेंट रेशियोज होते हैं एनालाइज करने के लिए। आइडियल रेशियो भी मैंने बता दिए हैं। अगर कंपनी इस पे इन आइडियल रेशियोज पे है या अबाउट दैट है, तो इसका मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी अच्छी है। तो ये आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड, अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे, कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की हम बात जब करते हैं तो हम बेसिकली डेट लेवल्स देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट में डेट, लोन्स कितने हैं। उसको आप डेट बोल लो, उसको लीवरेज बोल लो, अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में डेट कितने हैं, अगर उसकी कंपनी की बैलेंस शीट में डेट बहुत ज़्यादा है तो वो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के हिसाब से अच्छा नहीं है। ये जरूरी है कि आपको, मतलब जब भी हम कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, डेट के साथ हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी देखनी होती है, क्योंकि उसको कैसे कंपेयर करेंगे ज़्यादा है या कम है। क्योंकि हमें देखना होता है कि कंपनी की डेट ज़्यादा है, बट क्या कंपनी उतना प्रॉफिट अर्न भी कर पा रही है क्या उन डेट को रीपे करने के लिए फ्यूचर में। एक चीज़ वो है जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में ऑलरेडी कवर कर रखी है। बट जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, ये देखने के लिए कि उसके डेट ज़्यादा है या नहीं है, तो हमें देखना होता है डेट इक्विटी रेशो। ओके, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही सिंपल होता है, डेट अपॉन इक्विटी। ओके, डेट मतलब क्या होता है, टोटल लायबिलिटी। इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, कि कंपनी की बैलेंस शीट में डेट कितने हैं कंपेयर टू देयर इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, जनरली आइडियल रेशियो होता है 1:1। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एक सर्टेन रेंज में हो सकता है। मतलब आइडियल रेशियो बोलते हैं कि 1:1 है, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चलता है। मतलब ये माना जाता है अगर किसी कंपनी का, अगर मैं ऐसे समझ लो, अगर समझ लो जैसे कंपनी के, किसी कंपनी ने अपनी इक्विटी से लेके 5 गुना डेट ले रखा है। ओके, अगर 5:1 है तो ये तो बहुत ही बेकार सिचुएशन है या बहुत ही गलत सिचुएशन है कि कंपनी के पास जितने शेयर होल्डर्स के फंड है उससे 5 गुना लोन ले रखा है, विच में पोज अ थ्रेट। कंपनी के ऊपर खतरा हो सकता है लॉन्ग टर्म में इंसॉल्वेंट होने का, अगर वो सफिशिएंट प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जनरेट नहीं करती है। इवन बैंक जब भी लोन देती है वो डेट इक्विटी रेशो देखती है कि वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए डेट इक्विटी रेशो, राइट। तो ये अगर डेट इक्विटी रेशो हाई होता है, इट विल पोज अ थ्रेट ऑन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, या तो वो एक रेंज में होना चाहिए। आइडियल रेशो कंसिडर होता है 1:1। ओके, तो ये इस रेशो को देख के आप पता लगा सकते हो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी रहेगी, उसका उसके डेट के स्ट्रक्चर कैसा है कंपेयर टू इक्विटी। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव से डेट इक्विटी रेशो। अब तीसरी चीज है हम असेट क्वालिटी। हमने देख लिया कि भाई उसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कितनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब हमने डेट इक्विटी रेशो देख लिया कि डेट का प्रोपोर्शन कितना है कंपेयर टू इक्विटी। फिर हमें देखना असेट क्वालिटी, कि कंपनी की बुक्स में असेट तो है, असेट है प्रॉपर, राइट, बट कौन सी असेट ज़्यादा है कौन सी कम है, किस असेट से ज़्यादा होना अच्छा है, किस असेट का कम होना अच्छा है, ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक कंपनी ए है, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है। तो कंपनी 1, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ओके। तो है इन्वेंट्री हुआ, रिसीवेबल हुआ, कैश। ओके, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश। ईयर 3, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश। तो लेट्स से कंपनी है जिसकी इन्वेंट्री है 10,000, फिर होती है 20,000, फिर होती है 30,000। ओके, ये ईयर 1 to 3। रिसीवेबल होते हैं लेट्स से 5,000, 7,000, 15,000। और कैश हो जाता है लेट्स से 2,000, 1,000, 500। और सिमिलरली उसको रिवर्स कर लेते हैं, IRC, IRC। तो लेट्स से इन्वेंट्री 2,000, ये भले ही 5,000 रहने दो, और ये 10,000, ये 20,000, ये 30,000 फॉर एग्जाम्पल। ओके,
डेट को रिसीवेबल को भले ही सेम रहने दो, और इसको हम ले लेते हैं 1500 फॉर एग्जाम्पल। मतलब मैं बताता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, अब इसको आप समझने की कोशिश करो। एक कंपनी ए है जिसकी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश है, दोनों की बैलेंस शीट में है। बट इसमें क्या हो रहा है, इन्वेंट्री 10,000 से हुआ 20,000, 20,000 से हुआ 30,000, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। रिसीवेबल 5 हुआ, 7 हुआ, 15 हुआ, रिसीवेबल बढ़ता जा रहा है। कैश बैलेंस है वो कम होता जा रहा है। जबकि इसकी बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है, ओके, रिसीवेबल सेम ही है, बट हमारा कैश बैलेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब जस्ट मैंने डमी एग्जांपल लिया है, बट व्हाट आई वांट टू से इज आपको असेट्स देखने की, कौन सी असेट घट रही है, कौन सी बढ़ रही है। इस केस में क्या हो रहा है, इसकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, या तो वो अपनी इन्वेंट्री को रोटेट नहीं कर पा रही है, अपनी इन्वेंट्री को बेच नहीं पा रही है, एक ये रीजन हो रहा है, इसलिए उसकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। और रिसीवेबल बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब रिसीवेबल से भी वो पैसे रियलाइज नहीं कर पा रही है, ओके। इस कारण से अल्टीमेटली उसका कैश कम होता जा रहा है, विच इज नॉट अ आइडियल पोजीशन। भले उसकी यहाँ पे करंट एसेट बढ़ रही है ना, करंट एसेट बढ़ रही है, करंट एसेट ज्यादा है, बट करंट एसेट के अंदर भी उसका जो कैश है वो कम होता जा रहा है, और उसकी इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब वो या तो इन्वेंट्री को सेल नहीं कर पा रही है, सेल कर पा रही है तो वो रिसीवेबल से पैसे रियलाइज नहीं कर पा रही है, तो इट इज अ प्रॉब्लम। इस केस में क्या हो रहा है, इसकी इन्वेंट्री कम हो रही है, विच इज ओके। इन्वेंट्री कन्वर्ट होकर क्या हो रही है, रिसीवेबल में कन्वर्ट हो रही है, राइट। इन्वेंट्री कम हो रही है तो रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, और रिसीवेबल के साथ साथ हमारा कैश भी बढ़ रहा है। इसका मतलब इन्वेंट्री रोटेट हो रही है, उससे आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स के साथ आपका कैश भी बढ़ रहा है क्योंकि आपको कैश रियलाइज हो रहा है। तो ये आइडियल सिचुएशन है या गुड सिचुएशन है। तो आपको असेट देखनी पड़ेगी कि असेट जो भी है, करंट असेट अच्छी है, बट करंट असेट के अंदर कौन कौन सी असेट है, उनका क्या ट्रेंड है, कौन सी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं, ओके। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपको दिया है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको देखनी है कि एक और सिचुएशन मैं बताता हूँ आपको, है ना। लेट्स अज्यूम कि कंपनी की नॉन करंट असेट है 1000, ओके। कंपनी की करंट असेट है 200, और इधर कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी है, लेट्स से कंपनी नॉन करंट लाइबिलिटी है 200, ये शेयर होल्डर्स फंड्स है 100, ये कितना हुआ 1200, और ये हुआ 300, राइट, और ये हुआ 900, करंट लाइबिलिटी 900, ओके। लेट्स से ये कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन है। अब इसमें समझने की कोशिश करो, इसके पास करंट असेट है 200, करंट लाइबिलिटी है 900। इसका मतलब पहली चीज तो उसकी वर्किंग कैपिटल वैसे भी कम हो गई, -700, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड, विच इज नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। मतलब अगर कल को कंपनी को पेमेंट देना है तो उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, कहाँ से पैसा देगी, उसको अपनी असेट्स बेचनी पड़ेगी, राइट। तो इट इज नॉट गुड पोजीशन टू हैव। ऑल्सो इससे आपको ये भी पता चलता है कि कंपनी अपनी जो असेट्स है उसको कैसे फाइनेंस कर रही है, इन असेट्स के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। 200 है, ओके, करंट असेट, मे बी क्रेडिटर के थ्रू उन्होंने माल खरीदा होगा तो माल यहाँ पे पड़ा होगा, इन्वेंट्री पड़ा होगा, कैश या डेटर्स पड़े होंगे, उससे फाइनेंस हो रही है। बट ये कैसे फाइनेंस हो रहा है, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में क्या आता है, मशीनरी, फिक्स असेट वगैरह आते हैं। आइडियली आपको अगर नॉन करंट असेट फाइनेंस करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से करनी चाहिए, राइट। अगर आपको ये खरीदना है मशीनरी तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से खरीदनी चाहिए, तो आपको लोन लेने चाहिए, तो आइडियली आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज या आपके शेयर होल्डर फंड इसको फाइनेंस करनी चाहिए। बट इसमें क्या हो रहा है, ये करंट लाइबिलिटी से फाइनेंस हो रखी है। मतलब हम शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं और मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म असेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि शॉर्ट टर्म लोन से आप लॉन्ग टर्म असेट को फाइनेंस कर रहे हो। फिर आपको सॉल्वेंसी प्रॉब्लम हो जाएगी शॉर्ट टर्म में, अभी आपको डेट कहाँ से पे करोगे, आपके पास कैश है ही नहीं, राइट। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट क्वालिटी, कौन सी एसेट है, किससे फाइनेंस हो रही है, राइट, इस तरह से। तो ये सब चीजें देखनी होती है। अब नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमें क्या क्या देखना होता है, शेयर होल्डर फंड में मतलब वैसे तो हमें मेनली हमें देखना होता है रिटेन अर्निंग। वैसे तो आप देख सकते हो कि इक्विटी का स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी घट रही है, बढ़ रही है। अब उसके अलग अलग रीजन होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ हम मैं अगर कैपिटल की बात करूं तो अगर बढ़ रही है इसका मतलब हमने और पैसे लिए हैं शेयर होल्डर्स के, कम हो रही है तो इसका मतलब हमने या तो कुछ बायबैक किया है, राइट। अगर बढ़ती है उसका रीजन बोनस इश्यू और वो सब हो सकता है, बट अगर हमने कई बार होता है हमने शेयर होल्डर से और पैसे लिए और शेयर इशू किए इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, या हमने बायबैक किया तो इसलिए कम हो गई, ये सब चीज़ें तो है ही। बट स्पेशल अटेंशन आपको देना होता है रिटेन अर्निंग पे, कि रिटेन अर्निंग का ट्रेंड क्या है,
वो बढ़ रही है या कम हो रही है। रिटेन अर्निंग क्या होता है, जो प्रॉफिट का जो लास्ट पोर्शन होता है, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का जो लास्ट पोर्शन होता है, उसमें से कंपनी या तो डिविडेंड देती है या कंपनी प्रॉफिट बिजनेस में रोक के रखती है, जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अगर डिविडेंड इशू कर देगी तो वो डिडक्ट हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो रिटेन अर्निंग होके बैलेंस शीट में ऐड हो जाता है। तो अगर रिटेन अर्निंग अगर बढ़ रही है, इसका मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, राइट, और दूसरी चीज़ वो है, वो कम जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी है। री इन्वेस्ट कर रही है, री इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्योंकि दे हैव फ्यूचर पोटेंशियल टू ग्रो। उनको पता है उनके बिजनेस में फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है, इसलिए वो डिविडेंड ना देके वो उसको रिटेन कर रही है। तो अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड जब एनालाइज करते हो उसमें लगता है कि हाँ रिटेन अर्निंग बढ़ती जा रही है, इसका मतलब दैट्स अ गुड साइन। और अगर ऐसा है कि वो कम हो रही है, इसका मतलब वो कंपनी लॉस में जा रही है। ओके ओके, तो इस तरह से आप उसको रिटेन अर्निंग को देख सकते हो। इसके अलावा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज भी होते हैं, राइट। आपको रिटर्न ऑन असेट होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ये सब एनालिसिस आप कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी रेशोज होते हैं जो उसकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज के लिए होता है, असेट टर्नओवर रेशोज होता है जो और भी चीज़ें बताते हैं। उतना डिटेल में जाऊंगा नहीं इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के बारे में। काफ़ी रेशोज के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसके वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं, लाइक ROA, ROC, ROE। इसके बारे में आप मेरे उन वीडियोस में जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। बट इसके अलावा भी और कोई रेशोज आपको समझने हैं और कुछ एनालिसिस रिलेटेड टर्म समझने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम से जो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप एनालाइज कर सकते हैं और उसका आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बट हाई लेवल एक बैलेंस शीट को देख के आप ये सब एनालाइज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी के बारे में, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, उसका डेट स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के एसेट क्वालिटीज़, कौन कौन सी एसेट है, किस एसेट में, जैसे रिसीवेबल में ज़्यादा पैसा तो नहीं फंसा हुआ, इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा तो नहीं फंसा हुआ, कैश की शॉर्टेज तो नहीं है, ये देखना होता है। जो असेट्स है हमारे किससे फंड हो रखी है, आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, बट आप जब इस तरह से देखोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरी जो लॉन्ग टर्म असेट है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से फंड्स हो रही है इनडायरेक्टली, विच इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट। फिर आपको देखना है कि शेयर होल्डर्स फंड रिटेन अर्निंग का क्या स्ट्रक्चर है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरह से आप जब देखोगे बैलेंस शीट को, आपको ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी लर्निंग्स मिली होगी किस तरह से बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। और मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा बैलेंस शीट एनालिसिस से रिलेटेड, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई बी वेरी हैप्पी टू टेक अप दोज टॉपिक। और आई होप आपको अभी तक मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।